हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट अपराजिता। लास्ट मंथ कुछ नया आया है भारत में जिसका सभी लोग तारीफें कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत जेलस हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। कुछ है ही ऐसा। ये है NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देर आए दुरुस्त आए। हमारे टाइम में तो नहीं था ऐसा, पर कोई नहीं, हमारे बच्चों के लिए तो बेनिफिट मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत ही दमदार है। टू मेक इंडिया ए ग्लोबल सुपर पावर इन नॉलेज, NEP हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। नई शिक्षा नीति में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है। अब वो रट्टा मारने वाला जमाना गया। उसे ही मार्क्स मिलेंगे जो सही में कंसेप्ट को समझेंगे और उसके अनुसार एग्जाम में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है ना इस नई शिक्षा नीति के लिए? हमारे ज़माने में तो नहीं था, पर इस जमाने में सब कुछ प्रैक्टिकल होने वाला है। और इसे ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बजट भी बढ़ा दिया है एजुकेशन का। पहले 4.6% था, अभी ये 6% ऑफ GDP हो गया है। We will go through the entire detail point by point of this new policy, बट उससे पहले थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जिसकी कि हम सब प्रोडक्ट हैं। तो क्या होता था पहले वाले शिक्षा नीति में? मुझे याद है जब 10th बोर्ड के बाद मैं एडमिशन लेने गई थी, मुझसे स्ट्रीम पूछा गया कौन सा लेना है तुम्हें। मुझे फिजिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, पढ़ने ही नहीं पड़ता था मेरे। पर बायोलॉजी मेरा फेवरेट था, लाइफ साइंस। मैं बड़े होकर सर्जन बनना चाहती थी। डॉक्टर तो सब बनते हैं, मैं तो सर्जन बनूंगी। फिर फ्रॉक कटिंग के समय वो भी निकल गया। हाँ, दैट्स एन अनदर स्टोरी। एनीवेज, हुआ क्या, मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं साइंस लूँ। उस जमाने में मेंटालिटी कुछ ऐसी थी कि जो अच्छे और इंटेलिजेंट होते हैं वही साइंस लेते हैं, जो थोड़े कमज़ोर होते हैं वो कॉमर्स सेलेक्ट करते हैं और बिल्कुल ही गए गुजरे वाले आर्ट्स लेते हैं। क्या करें, जो आर्ट्स पढ़ते थे उन्हें कोई ना कोई व्हाइट कॉलर जॉब मिलता था, ना ही कोई हैंडसम सैलरी, तो सारे के सारे साइंस के पीछे भागते थे। पर अब ये नहीं होगा। उस वक्त तो मुझे मन मार कर फिजिक्स लेना पड़ा, पर आज के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई स्ट्रीम ही नहीं है इस न्यू पॉलिसी में। तो आज का बच्चा केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री, फिजिक्स के साथ फिजिकल एजुकेशन और बायोलॉजी के साथ म्यूजिक भी ले सकता है। बोलो वाह, है ना कमाल की बात। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। अब सारे सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज है। म्यूजिक, ड्रामा, डांस, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज। फैशन डिजाइनिंग, ड्रामा, नाउ ऑल आर पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। दिस विल नो डाउट इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग, डिजाइन सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो सारे बच्चे जो पहले साइंस में थे उन्हें फर्क नहीं पड़ता था कि कम्युनिकेशन स्किल, लिटरेचर अच्छा हो या ना, पर अब पड़ेगा। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान का दिमाग सिर्फ और सिर्फ साइंस में चले, एक्सपेरिमेंट में चले। वो एज एन आर्टिस्ट भी हो सकता है आर्ट में। तो अभी उसे मौका है कि वो एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक आर्टिस्ट भी बने। बच्चों को रटना नहीं है कि H+2O वाटर होता है और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। अब तो सब करके देखना है। तर्क शक्ति से पूछना है कि अगर गांधी जी ने दांडी मार्च नहीं किया होता तो क्या होता, और अगर गांधी जी भगत सिंह जैसे गरम दल वाले होते तो क्या इंडिया जल्दी आजाद हो जाता। अब सब कुछ तर्क करके सोचना है, समझना है, सारे पहलू को देखना है। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही हूँ बेचारे साइलेंसर का क्या होगा। हाँ वही 3 इडियट वाला, याद है ना आप सबको? बेचारे उसकी तो वाट लग जाएगी रट्टूमल, जो एक तरीके से अच्छा भी है। उसकी रटने की आदत जाएगी और वो भी रैंचो की तरह अच्छे से पढ़ पाएगा। तो सारे बच्चों को अब रैंचो का ही तरीका अपनाना है। इफ यू लुक इनटू द पास्ट, इंडिया वाज द ओनली कंट्री विद विजडम एंड पावर। ओके, पर हुआ क्या, इंडिया में कंटिन्यूअसली अटैक होते रहे मुगलों के द्वारा और खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का बहुत ही जाना माना यूनिवर्सिटी था, जहाँ पूरे एशिया से लोग पढ़ने आते थे। 10,000 स्टूडेंट्स और 2,000 टीचर्स थे। वहाँ हॉस्टल की भी फैसिलिटी थी। खिलजी ने जब उसे जलाया, वो लाइब्रेरी 9 तल्लों का था। 3 लाइब्रेरी कहते हैं वहाँ पर था। मोर देन 6 months कीप्स ऑन बर्निंग। 6 महीने से ज़्यादा वो लाइब्रेरी चल गई। आप सोच सकते हैं कि कितनी पुस्तकें होंगे वहाँ पर। आज के ज़माने में अगर इसे कंपेयर किया जाए तो समझ लीजिए कि गूगल, अमेजन का सारा डेटाबेस, डेटा सेंटर्स और उसके बैकअप सब डिस्ट्रॉय कर दें और साथ ही इंटरनेट कनेक्शन भी हटा दें। तब समझे हम सभ्यता में कितने पीछे चले जाएंगे। कुछ ऐसे ही हाल हुआ था उस वक्त इंडिया का। और खिलजी के बाद
खिलजी के बाद दूसरा सबसे घातक स्ट्रोक दिया था अंग्रेजों ने। अंग्रेज जब इंडिया में आए तो उनको अच्छे से समझ में आ गया कि इंडियंस काफ़ी इंटेलिजेंट है, उन्हें किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेशन करने की, सब कुछ माइंड में ही कर लेते हैं, फटाफट जोड़ गुना भाग सब कुछ हो जाता है। और उन्हें क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था क्लर्क्स। तो उन्होंने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल ऐसा ही बना दिया कि हम क्लर्क ही बने, उससे आगे कहीं पहुंच ना पाए और उनके इम्पीरियलिज्म को अच्छे से हम सपोर्ट कर पाए। फ्लैशबैक से अब वापस आता है प्रेजेंट में, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है। पॉइंट वाइज समझते हैं कि इस न्यू शिक्षा नीति में NEP में आखिर है क्या। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए। ओके, पहले क्या होता था? पहले था 15 ईयर्स, जिसमें कि 3 ईयर्स नर्सरी KG प्रेप था, फिर 10th तक 10 साल और +2 2 साल। बट उस वक्त नर्सरी KG प्रेप को ज़्यादा वैल्यू नहीं थी। अगर बच्चे ने किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब ऐसा नहीं है, अब हर बच्चे को नर्सरी KG प्रेप भी करना है। इंडिया में एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन हर बच्चे को मिलता है, तो 3 साल के बच्चों को क्यों छोड़ा जाए, उसे भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है वो बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह होता है, उसे जितना ज्ञान दो वो सब एब्जॉर्ब करके जल्दी जल्दी सीख लेता है। तो ये अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, 5 + 3 + 3 + 4। 5 ईयर्स मतलब नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। बच्चे को खेलना है जाकर टीचर्स के साथ, अपने सेम उम्र के बच्चों के साथ, और खेल खेल में बहुत कुछ सीखना है। जब कोई एग्जाम नहीं तो कोई टेंशन नहीं, तो बच्चा मजे में स्कूल जाएगा। उसे स्कूल जाने से अब बिल्कुल भी डर नहीं लगने वाला है। तो 2 साल तक तो उसे कोई टेंशन नहीं, ना बैग लेके जाने का है कि हैवी बैग्स होंगे, ना एग्जाम का टेंशन है। अब आएगा उसके बाद का समय, जब वो 3rd स्टैंडर्ड में जाएगा तो +3, 3rd, 4th एंड 5th, ये 3 स्टैंडर्ड में फोकस किया गया है कि किसी भी बच्चे को अच्छे से लिखना, पढ़ना और कैलकुलेट करना आ जाए। मतलब वो कहीं भी कुछ भी देखे तो वो लिख सके, पढ़ सके, जोड़ घटाव कर सके। अब बच्चा जब शॉपिंग करने जाएगा तो दुकानदार उसे उल्लू नहीं बनाएगा कि बेटा 100 रुपये लाए थे, 60 का खरीद लिए तो 10 ही तो बचा। अब बच्चा गाएगा, छोटा बच्चा समझ के हमको नहलाना रे। ये तो एक छोटे बच्चों की बात। और हाँ फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, 5th स्टैंडर्ड तक जो भी एजुकेशन होगा वो कंपलसरी नहीं है अब कि इंग्लिश में हो। हाँ, ये डिपेंड करता है स्कूल पे, अगर वो चाहे तो इंग्लिश में भी कर सकते हैं, वरना मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज, मदर टंग, उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे एक सर्वे में पाया गया था कि बहुत सारे बच्चे, स्पेशली गरीब घर के बच्चे, ड्रॉप आउट हो जाते हैं या एजुकेशन से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, क्योंकि इंग्लिश उन्हें अच्छे से समझ में नहीं आती। इंग्लिश को उतना ही वैल्यू है, इंग्लिश में भी पढ़ाई होगा और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट आगे चल के 6th स्टैंडर्ड में तो ये भी ऑप्शन दिया गया है कि आप फॉरेन लैंग्वेज भी सीखें। पर 5th स्टैंडर्ड तक प्रेफरेंस है कि अगर चाहे तो एजुकेशन रीजनल लैंग्वेज या मातृभाषा में होगी। अब चलते हैं इसके आगे के स्टैंडर्ड में, 6th, 7th एंड 8th। ये +3 वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर बच्चों के लिए। 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग शुरू होगी। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोडिंग से पीछे बिल्कुल नहीं हटना। और सबसे बड़ी बात, 6th स्टैंडर्ड से ही वोकेशनल कोर्सेज भी शुरू होंगे। बच्चों को इंटर्नशिप करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर किसी भी खराब परिस्थिति की वजह से अगर बच्चों की पढ़ाई छूट जाए तो भी वो इतना कॉन्फिडेंट रहे कि उसे कम से कम एक लाइफ स्किल तो आता हो। वो कुछ ना कुछ ऐसा इस स्टैंडर्ड्स में सीख जाएगा कि एजुकेशन छूटने के बावजूद वो अपनी जीविका खुद कमा पाएगा। बहुत सारे वर्क जो प्रैक्टिकल सीखेगा, जैसे कि पॉटरी मेकिंग, कारपेंट्री, प्लम्बर, कुकिंग, व्हाटएवर। बहुत सारे ऑप्शंस होंगे स्कूल्स में जो वो बच्चा प्रैक्टिकली सीखेगा और कर पाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाएगा कि कोई भी वर्क खराब नहीं है, हर वर्क का अपना एक इम्पोर्टेंस है, सबको इक्वल वैल्यू है। 8th स्टैंडर्ड के बाद अब आया लास्ट वन, +4, 9, 10th, 11th, 12th, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे टाइम में भी था, अभी भी है। हमारे टाइम में फर्क इतना था कि 10th बोर्ड को 12th बोर्ड को एक हवा जैसा देखा जाता था, बहुत ही बड़ा। वो एग्जाम जो हमारे पूरे 10 साल का रिजल्ट है। क्या ऐसा होना चाहिए था? सिर्फ एक एग्जाम के बेसिस पे हम एक बच्चे का पूरा 10 साल का मेहनत देखते थे। उस जमाने में अभी कुछ दिन पहले तक कितने ही बच्चे टेंशन में, प्रेशर में आके सुसाइड कर रहे हैं। तो ध्यान अभी इस बात का रखा जाएगा कि
बोर्ड के एग्जाम को थोड़ा कम किया जाए, सेमेस्टर वाइज एग्जाम लिया जाएगा। एक मजे की बात ये भी होगी कि जो बच्चा पहले एग्जाम के जस्ट 1 महीने पढ़ना शुरू करता था, अब अगर ये बोर्ड एग्जाम सेमेस्टर वाइज होगी तो वो ज़्यादा पढ़ेगा, है ना। और लोड भी कम होगा, सिलेबस भी कम होगा, हर सेमेस्टर में उसे उतना ही पढ़ना है और उसके अनुसार एग्जाम देना है। मान लीजिए अगर एक सेमेस्टर में किसी कारणवश हेल्थ खराब होने की वजह से या किसी को और कारणवश अगर उसका एग्जाम खराब भी हो गया तो नेक्स्ट सेमेस्टर में वो ज़्यादा अच्छा करके टोटल में अच्छा मार्क्स ला सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब उसे स्ट्रीम चुनने का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्ट्रीम तो रहा ही नहीं। अब कोई भी बच्चा साइंस का एक सब्जेक्ट, कॉमर्स का एक सब्जेक्ट और आर्ट्स का एक सब्जेक्ट भी ले सकता है। वो अपने पसंद से सब्जेक्ट चुनेगा, ना कि स्कूल उसके ऊपर थोपेगा कि तुम्हें यही पढ़ना है। रिजल्ट्स भी 360 डिग्री हॉलिस्टिक होने वाले हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि जैसे हमारे आईटी कंपनी में सेल्फ अप्रेजल होता है, ठीक वैसे ही रिजल्ट्स में एक कॉलम होगा जहाँ बच्चे को खुद अपने को जज करना पड़ेगा कि वो कितना जानता है, वो खुद को इवैल्यूएट करेगा। इसके अलावा एक कॉलम होगा जहाँ उसके सहपाठी उसे इवैल्यूएट करेंगे कि वो कैसा है पढ़ाई में। टीचर्स का कॉलम तो ऑब्वियसली होगा ही होगा। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे ये फर्क पड़ता है कि बच्चा शुरू से जानेगा कि वो कितना तरक्की कर रहा है, कितना प्रोग्रेस कर रहा है, उसके सामने आईना रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई और बोल दिया। जब वो खुद को जज करेगा, जब वो देखेगा कि बाकी बच्चे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। शुरू से ही उसे अपने सारे दोस्तों के साथ अच्छा बना के रखना पड़ेगा। यहाँ इंट्रोवर्ट बच्चों को भी आगे आना होगा, सबसे मिलना होगा, बातें करनी होगी, तभी तो उसे रिजल्ट में बाकी लोगों से भी अच्छा मिलेगा और उसे भी मौका मिलेगा दूसरों लोगों के रिजल्ट में कंट्रीब्यूट करने का। NEP का बेस्ट बात क्या है पता है? यहाँ नो बैक्स डे होने वाले हैं। हाँ सही, हमारे जमाने में तो हमारे वजन से ज्यादा हमें बैग लेकर जाना पड़ता था, पर अब बहुत सारे दिन ऐसे भी होंगे जब बच्चों को बिना बैग के स्कूल जाना है। ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाते, दूरी की वजह से या किसी और कारण की वजह से। पर इस गैप को टेक्नोलॉजी के थ्रू भरा जाएगा। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे भी हो रहे हैं जहाँ स्पेशल टीवी चैनल्स बनाएंगे। अब बच्चा अपने पसंद के टीचर से पढ़ पाएगा कि उसे किस टीचर से अच्छे से समझ में आता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी दूरी अब किसी बच्चे को पढ़ने से नहीं रोक पाएगी। और हाँ दोस्तों, फीस को भी प्रॉपरली रेगुलेट किया जाएगा। कोई भी प्राइवेट स्कूल अब मनचाहे फीस नहीं ले सकता। हर स्कूल को एक कैटेगरी में बांटा जाएगा और हर कैटेगरी में ये एक फीस स्ट्रक्चर रेडी होगा। उस स्कूल को उसी फीस स्ट्रक्चर से चार्ज करना होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हर सामान के ऊपर MRP लिखा रहता है और वही सामान अलग अलग दुकान पे अलग अलग प्राइस पे मिलता है डिस्काउंट बेसिस पे। तो ये दुकान वाले डिसाइड करते हैं कि वो कितना डिस्काउंट देंगे, पर कोई भी दुकान वाला रिटर्न MRP से ज़्यादा कभी भी चार्ज नहीं करता। तो ये बात है फीस की। अब कोई भी स्कूल उस प्री डिसाइडेड फी अमाउंट से ज़्यादा नहीं ले सकते, हाँ कम जरूर चार्ज कर सकते हैं। फॉर हायर एजुकेशन, जब +2 के बाद बच्चा निकलेगा और कॉलेज में एंट्री लेगा, उस मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का ऑप्शंस अवेलेबल है। मतलब ये कि किसी कारणवश अगर किसी का एजुकेशन बीच में ही छूट गया तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, न पैसा, न टाइम, न एफर्ट। अगर एक बंदा 1 साल के बाद कॉलेज से निकलता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद निकलेगा तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद निकलेगा तो उसे डिग्री मिलेगा, और अगर वो पूरा 4 साल कंप्लीट करता है तो उसे रिसर्च का डिग्री मिलेगा। ये कमाल की बात है फ्रेंड्स। एक डिजी लॉकर बनाया जाएगा जहाँ पर हर किसी का रिपोर्ट कार्ड सेव रहेगा। अगर मान लो एक बंदा 1 साल पढ़ाई करके निकल गया और कुछ सालों के बाद उसके पास पैसा आ गया कि हाँ, या फिर मन हो गया कि अब मुझे वापस से पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, तो अभी क्या होता है उसे फिर से शुरू करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर से। पर अब ऐसा नहीं है, वो जितना भी पहले कर गया था उसके आगे शुरू करना है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो उसके पास है और वो डिजी लॉकर में भी है जिससे वो वेरीफाई हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट के थ्रू। बेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड को भी मौका मिलेगा कि वो इंडिया में आकर अपना कैंपस सेटअप करें। अभी क्या होता है, हायर एजुकेशन के टाइम हर किसी में होड़ होता है कि वो फॉरेन जाए, वहाँ के यूनिवर्सिटीज में पढ़े, कैम्ब्रिज में। पर सब तो नहीं जा पाते ना, बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, स्पेशली पैसों की कमी हो जाती है, लोन लेकर फिर कितना करेंगे। पर अगर वो सारे यूनिवर्सिटीज इंडिया में आकर अपना कैंपस सेटअप करें तब कैसा रहेगा? एक्स्ट्रा खर्चे की कोई बात ही नहीं। हर यूनिवर्सिटीज को अब मल्टीडिसिप्लिनरीज होना होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि लॉ और मेडिसिन ये दोनों को छोड़कर
सारे इंस्टीट्यूट्स में सारी पढ़ाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए, तभी तो एक बच्चा सेलेक्ट कर पाएगा ना कि उसे साइंस के साथ म्यूजिक लेना है। अगर आईआईटी में म्यूजिक रहा ही नहीं तो वो कैसे लेगा? इसलिए अब ये मैंडेटरी है कि हर इंस्टीट्यूट को सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स और एजुकेशन प्रोवाइड कराने होंगे। सो फ्रेंड्स, नाउ $1 मिलियन क्वेश्चन, ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा? पेपर में तो वंडरफुल लग रहा है, पर इंडिया में कितने पॉपुलेशन है? 1 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं और 2 करोड़ बच्चों को बैक टू स्कूल लाने की बात हो रही है। जब भी कोई बहुत बड़े लेवल पे काम होता है तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो आता ही आता है, एक बार में सब कुछ सही नहीं होता है। और जरा सोचिए, जब इतने सारे बच्चे आएंगे, जब इतना सारा चेंजेस है, तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? क्या हमारे टीचर्स रेडी हैं? क्या टीचर्स को उस लेवल का ट्रेनिंग मिला है? हाँ, टीचर्स तो पहले कैसे थे? बहुत सारे टीचर्स मैंने खुद ही देखा है, स्कूल में जाकर स्वेटर बुना करते थे, या फिर बच्चों को ही बोलते थे जाओ बेटा सिगरेट या पान खैनी लेकर आओ। अब ये नहीं चलेगा। हमारे टाइम में 2 ही टाइप के टीचर्स होते थे, या तो वो जो पैशनेट होते थे कि मैं पढ़ाऊंगा, या फिर वो जिसे कुछ भी नहीं आता, चलो टीचर बन के मजे में जिंदगी गुजरेगी। अब ये नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब हर टीचर को और प्रिंसिपल को 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग करना है हर साल। ये मैंडेटरी है अब सारे टीचर्स और प्रिंसिपल के लिए। तो उनके एग्जाम्स भी तगड़े होने वाले हैं। जब तक हमारे टीचर्स अच्छे नहीं होंगे तब तक वो बच्चों को ज्ञान कैसे देंगे? तो ये शिक्षा नीति 2030 तक प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने का प्लान है। शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत टीचर्स को ट्रेनिंग देने से होगी। और सॉरी, ये भी प्लान किया जा रहा है कि पैरा टीचर्स जो है उनको हटा दिया जाएगा। बहुत सारी ज्वाइनिंग होगी, बहुत सारे नए टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नए नए स्कूल्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे इम्प्लीमेंट होता है। भारत में तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि पेपर्स में सब कुछ अच्छे रहते हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी देर हो जाती है। पर फिर भी मैं सोचती हूँ अगर 100% ना भी सही, 50% भी हो जाए तो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले साल में धीरे धीरे करके हो ही जाएगा। पर एक बात है, ये प्रोग्रेसिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आ गया बस इतना ही है, पेपर में हुआ नहीं हुआ चलेगा। पेपर में तो हो गया, पर रियल में हुआ नहीं हुआ चलेगा, देखते हैं धीरे धीरे होगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर साल इस पर फीडबैक होना चाहिए, हर साल इस पर मीटिंग्स होने चाहिए, और जो भी रह गया उसे इम्प्लीमेंट करने की सोचनी चाहिए और करनी भी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सबको ये नई शिक्षा नीति बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और पसंद भी आ गया होगा। सच बोलूँ, मैं तो बहुत जेलस हूँ, हमारे टाइम में तो नहीं था। सच बताना, आप भी जेलस हो या नहीं? पढ़ाई तो आपने भी बहुत मेहनत से की होगी। हमारे टाइम में होता तो हम भी ऐश करते हैं। वेल, कोई बात नहीं, हमारे बच्चे तो फायदा उठा सके। तो फ्रेंड्स, जरूर बताना मुझे कमेंट्स में कि कैसा लगा, और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करना। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में अगली बार। तब तक के लिए शब्बा खैर, अलविदा, बाय।